एमए के सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जापान जो है एशिया में पड़ता है। ठीक है, ये जापान का मैप है। थोड़ा सा मैंने वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में थोड़ा बड़ा सा लिया है, इसलिए जापान यहाँ छोटा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये है हमारा जापान। एक मिनट, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है। तो ये है जापान का मैप और ये है जापान। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है आज। ये है जापान। ठीक है, तो ये हमारा जो है एशिया है, ये इंडिया है हमारा, ये चाइना है और जापान चाइना नेबरिंग कंट्री भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब हैं। यहाँ पे इसके बगल में पैसिफिक ओशन है, ये हमारा, यहाँ से ये पूरा लेते हुए ये पैसिफिक ओशन है। और इसके बगल में काफी दूर पे जाने पे, लेकिन उसके बाद अमेरिका, ये सब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से लेक्चर के बाद ये मैप जरूर देखिएगा, या आपके पास मैप हो तो इसका लोकेशन कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते समय जरूरी है ध्यान में रखना। ये मैंने एक ऐसे ही बनाया है कि मैप है कि जो वर्ल्ड का व्यापार होता है, ट्रेड होता है, या फिर ऑयल रूट जो है, वो किसी ओशन में जो इसको सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, कि ट्रेड का और ऑयल सप्लाई वगैरह का रूट जनरल है क्या। तो ये आप एक जनरल है, जैसे मान लीजिए कि इधर जो है यूरोप है इधर से, तो यहाँ पे सुएज कनाल, यहाँ पे सुएज कनाल आपने लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होते हुए ये रूट है ट्रेड का, अगर कोई शिप जा रहा है कुछ भी लेके। और दूसरा ये है, अगर मान लीजिए कि मिडिल ईस्ट से अगर ऑयल वगैरह भी सप्लाई करनी है तो ये रूट है ट्रैवलिंग का। अगर यहाँ से अगर इंडिया को ऑयल आना है तो इस तरह से आ जाएगा, फिर अगर इधर की तरफ जाना है साउथ ईस्ट एशिया में तो ये सब रूट फॉलो करेगा। यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। उसको उस पे जो है कंट्रोल की बात चलती है कि जो उसको कंट्रोल करेगा तो वो कभी वार के समय में या जो भी है बार्गेनिंग पावर, मलक्का स्ट्रेट जो है यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ा रही किसी की आवाज आ रही है पीछे से, वो म्यूट कर ले अपने आप को। तो ये चीज है, तो ये एक मोटा मोटी समझने के लिए जरूरी है कि आखिर वर्ल्ड में कैसी चीजें चलती हैं, कौन से कंट्री का पोजीशन उसके अनुसार क्या है।
अब ये देखिए कि ये जो इंडियन ओशन है, कोई व्यापार की आवाज आ रही है पीछे से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये चाइना है, एशिया का जो है वन ऑफ द बिगेस्ट पावर, ये इंडिया है, और जापान भी एशियन पावर और ग्लोबल पावर होने के लिए बेकरार है। तो ये सब जो है इन लोगों में जो कंपटीशन चलता रहता है। तो ये देखिए इंडियन ओशन का इम्पोर्टेंस काफ़ी जो है काफ़ी बड़ा है ट्रेड के लिए और ये सब रूट के लिए, इसीलिए इंडिया का सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्योंकि हम जापान फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे हैं, तो इसकी कुछ फीचर्स देखते हैं कि है क्या। तो जापान अभी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये इसका इम्पोर्टेंस बताता है, इसको इग्नोर करके नहीं चला जा सकता। और ये 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, पूरे दुनिया की आबादी में जो है 11th रैंक है, सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। जो जापान का जो लैंड है, कितना बड़ा देश है, पूरे अगर रैंकिंग की बात करें तो 62वें नंबर पे आता है। तो यानी कि इसके पास लैंड में तो 62वां नंबर है और आबादी जो है 11वें नंबर पे है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि रिसोर्सेज कितने कम हैं। तो उसको जो है बहुत एफिशिएंटली कंट्री को चलाना पड़ेगा, फॉरेन पॉलिसी को, कि ये प्रोग्रेस कर सके, और इसमें काफ़ी हद तक ये जापान सफल रहा है। 1947 में जो है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे लाया गया था। आपको याद होगा कि 1945 में यहाँ पे जो है अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था नागासाकी और हिरोशिमा पे। तो उसके बाद जो है यूएस का कंट्रोल काफ़ी जापान पे बढ़ गया था, और उसके बाद से 1947 में एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया कि देश कैसे चलाया जाएगा। और यहाँ पे अभी जो है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जैसे इंडिया में कहा जाता है कि फेडरलिज्म है, तो यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है, उसका उल्टा। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है, पार्लियामेंट है वहाँ पे, हमारे यहाँ जैसे हेड हैं वो प्रेसिडेंट है, जो कि मोनार्की नहीं है। जो प्रेसिडेंट होंगे उसके बाद से दूसरा प्रेसिडेंट जरूरी नहीं उनका बेटा हो, इस तरह से इलेक्शन होता है। लेकिन वहाँ पे मोनार्की में ये होता है कि राजा का बेटा या रानी का बेटा है, वही जो है हेरेडिटरी है, वही उसके बनते हैं। तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का पोजीशन है वहाँ पे वो मोनार्क राजा है, तो इसी को बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और हमारे ही तरह वहाँ पे प्रधानमंत्री वगैरह भी हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और जैसा कि मैंने बताया कि आप जापान का देखेंगे तो नैरो लैंड स्पेस है, जो उसका जो कंट्री का आप मैप देखेंगे तो नैरो है, बहुत कम लैंड है, पतला सा है, टूटा मतलब ब्रेकेबल है। जैसे कि इंडिया का कंटिन्यूअस है एक तरीके से, तो वो कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में नदी है, फिर आइलैंड्स हैं, बहुत सारे हैं, तो वो एक जो है एक तरीके से बिखरा हुआ आप कह सकते हैं, ज्योग्राफिकली पूरा एक समान नहीं है, प्लेन नहीं है। और आश्चर्य की बात है कि उसका जो 3rd 4th हिस्सा है वो माउंटेन है, तो 1/4 ही बचा जो प्लेन है थोड़ा। और उसके बावजूद भी जापान इतना डेवलप्ड है, उसने इतना एफिशिएंटली अपना जो है सब कुछ मैनेज किया है। और वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी कम है, जैसे आप जानते हैं कि अफ्रीका में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, चाहे मैग्नीशियम और स्टील, ये आयरन, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन जापान इस मामले में भी अनलकी है कि वहाँ पे कम नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है मोस्टली, उसके बावजूद भी इतना डेवलप्ड है, आप देख सकते हैं। और वर्ल्ड 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है उसके पास अभी। और अभी एक और फीचर है जापान का कि जैसे इंडिया को कहा जाता है कि ये युवा देश है, यहाँ पे जो आबादी है उसमें मेजॉरिटी युवाओं की है, बिहार में भी खासकर बात करें
लेकिन जापान में जो है वो डिक्लाइनिंग एज है, बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, यंग लोग कम हैं। और एक और फीचर है जापान का कि यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी फेमस है। जैसे हमारे यहाँ भी मारुति सुजुकी है, तो जो सुजुकी है वो अलायंस है, जापान की कंपनी है, और मारुति इंडिया का, तो मारुति सुजुकी का अलायंस करके वो बना है। और भी टोयोटा वगैरह भी जो है वो जापानीज कंपनी है गाड़ियों की। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो सोनी के आइटम्स है, सोनी जो है जापानीज कंपनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी आप देख सकते हैं कि जापान का काफ़ी दबदबा है। और इन स्टील इंडस्ट्रीज अपने यहाँ रॉ मटेरियल आयरन को मंगा के और उसको मैन्युफैक्चर करके स्टील वहाँ पे बनाया जाता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टील बनता है वहाँ पे, तो उसमें भी ये लीडिंग कंट्री है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। जापान फॉरेन पॉलिसी बैकग्राउंड, जो मॉडर्न टाइम में आने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब हम लोग थोड़ा पास्ट को अच्छे से समझेंगे तभी प्रेजेंट को और फ्यूचर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या हुआ था, थोड़ा सा पास्ट में देखते हैं। बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं, मॉडर्न टाइम में ही हैं हम लोग, लेकिन शुरू करते हैं हम लोग। तो ये 17th सेंचुरी यानी कि 1600 समथिंग ऑनवर्ड, 1600 से लेके मान लीजिए आप जो है 1850 के लगभग तक भी ये बंद था। मैंने फॉरेन पॉलिसी जब पढ़ाया था तो कोई भी कंट्री जो डेवलप करने के लिए शुरू में क्या होता है कि आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाती है कि हमें दुनिया से, बाकी दुनिया से मतलब नहीं है, क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा या जो भी है। प्रोग्रेस करने के लिए शांति की ज़रूरत है, और हम अपने आप को जो है कोई वर्ल्ड से और से मतलब ना रख के अपने आप को मजबूत करेंगे तो शट कर लेते हैं। आइसोलेशन की पॉलिसी मैंने कई बार क्लास में बोली है, तो वही बात है। उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुआ और अमेरिका जो है अमेरिका के इन्फ्लुएंस में, अमेरिका के दबाव में, क्योंकि अमेरिका फिर 1800 के बाद जो है वो भी बहुत मजबूत होता जा रहा था। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस थी और उसके प्रेशर में, वेस्ट के प्रेशर और अमेरिका के स्पेशली प्रेशर में, जापान ने अपने आप को खोला। और जो 1914 से 18 तक वर्ल्ड वार 1 हुआ था, उसमें वो अलाइड फोर्सेस के साथ था, जिसको लीड कर रहा था अमेरिका। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार 1 में अलाइड फोर्सेस की जीत हुई थी, तो जापान की भी जीत हुई। उसके बाद फिर कुछ डेवलपमेंट्स हुए, कई सारे डोमेस्टिक लेवल पे सिचुएशन चेंज हुआ पॉलिटिक्स में। और वर्ल्ड वार 2 में जो है ये लोग जो है अलाइड फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो अलाइड फोर्सेस के साथ थे, और सेकेंड में जस्ट उसके सामने जो कैंप था एक्सिस फोर्सेस, जिसपे जापान, इटली और जर्मनी हिटलर के अंडर में थे, तो उस समय जो है ये उनके कैंप में था एक्सिस फोर्सेस के साथ। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 में एक्सिस फोर्सेस की जो है वो हार हो गई थी, अलाइड फोर्सेस ने उन्हें हरा दिया था। और एक दुखद परिणति ये हुई जापान के केस में स्पेशली कि न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका ने गिराया, आप जानते हैं 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में। तो काफ़ी विध्वंस हुआ, उसके चलते जो है इकोनॉमी और ये सब चीज़ें काफ़ी क्षति हुई, जान माल की सबकी बहुत क्षति हुई। और उसके बाद से जो है जापान ने सरेंडर कर दिया था। तो सरेंडर कर दिया तो यूएस के साथ उसके सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स वगैरह हुए, और उसमें हुआ कि जो है जापान जो है वो मिलिट्री नहीं रखेगा, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के समय क्या था, जापान चाइना वगैरह को भी वहाँ पे भी आक्रमण कर रहा था, और भी आसपास चीज़ें हैं। तो पूरा ये मांग थी कि जो है जापान का जो है सैनिक हटा दिया जाए, मिलिट्री उसको रहित कर दिया जाए। और अगर कुछ ऐसा होता है, अगर उस पर, चूँकि वो समर्पण कर चुका था, तो यूएस जो है उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा लेता है। उनके बीच सिक्योरिटी एग्रीमेंट होता है कि जापान फोर्सेस नहीं रखेगा, मिलिट्री नहीं रखेगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ, ज़रूरत पड़ी, तो यूएस उसकी रक्षा करेगा। तो सिक्योरिटी एग्रीमेंट यूएस के साथ होता है इस कंडीशन में। और फिर उसके बाद जो है जापान जो है वो ओमनी डायरेक्शनल डिप्लोमेसी अपनाता है। ओमनी डायरेक्शनल मतलब होता है कि
ओमनी डायरेक्शनल पॉलिसी, कि इसका मतलब है कि एक ही डायरेक्शन, ओमनी डायरेक्शनल, और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को वो अलग अलग करके चलेगा, और पॉलिटिक्स में उतना एक्टिव नहीं रहेगा जापान, और वो अपना इकोनॉमिकल प्रोग्रेस पे फोकस करेगा। ये जापान ने डिसाइड किया। तो उसने जो है फलस्वरूप अपने इकोनॉमी पे बहुत ध्यान देना शुरू किया, और पॉलिटिक्स वगैरह में, बाहर इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत कम शामिल रहा। और इस तरह से इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि उसकी जो है बहुत स्पीडी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, और इकोनॉमी जो है उसके चलते जो है मजबूत होना स्टार्ट हो गया जापान का। मैं अभी अनम्यूट कर रही हूँ, अगर किसी को अभी तक कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया हो। हेलो, रिशु? कोई बोलिए। रिशु समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रही है। कोई बोलिए, कोई माइक अनम्यूट करके, सुमन कुमारी या अजीत पांडे अनम्यूट करके बोलिए। समझ में आ रहा है ना? यस मैम, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं अनम्यूट कर रही हूँ फिर से आगे बढ़ने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि जापान की फॉरेन पॉलिसी का मेन पिलर क्या है, किस पे टिका हुआ है, आखिर उसका लक्ष्य क्या है। फॉरेन पॉलिसी जो चला रहा है, जो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसका क्या पर्पस है अल्टीमेट। तो उसके 3 पर्पस हैं मेनली अभी। एक तो यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जो है वो उसका मेंबर बनना चाह रहा है। P5 अभी हैं, 5 कंट्रीज हैं उसमें रिफॉर्म चाह रहा है, और इंडिया भी उसमें जाना चाह रहा है, जापान भी जाना चाह रहा है, ब्राजील भी जाना चाह रहा है। ये सब मेरे ख्याल से पता होगा आप लोगों को। तो वो यूएन के जो एक्टिविटीज में भी काफी एक्टिवली भाग लेता है, चाहे पीस कीपिंग ऑपरेशंस हो, चाहे फाइनेंशियल रूप से जो है हेल्प करने की बात हो। तो उसमें जो जापान काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, ताकि उसको जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बन सके। तो उससे और वर्ल्ड स्टेटस उसका जो है और मजबूत हो जाएगा। तो कोई भी चाहता है कि वो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हो, और जापान भी चाहता है। तो उसका एक तो फॉरेन पॉलिसी का ये पर्पस है। दूसरा है कि जैसे मैंने बताया कि उसका यूएस अमेरिका के साथ जो है स्पेशल रिलेशन है। हालांकि अमेरिका ने उसके ऊपर बॉम्ब गिराया, लेकिन ये आश्चर्यजनक रूप से ये बात है कि उनका रिलेशन जो है इसके बावजूद भी बहुत अच्छा है। और एक तरीके से यूएस जो है उसके जो रक्षा करने की जिम्मेवारी और ये सारी है। तो जापान उसको जो है हेट्रेड को भुला के, दुश्मनी को भुला के, और यूएस का अमेरिका के साथ बहुत अच्छा रिलेशन जो है वो शुरू से बना के चल रहा है, और उसको फायदा भी डेफिनेटली हुआ है। और हम देखेंगे कि जो है यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद, 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद, सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद जो यूनिपोलर वर्ल्ड बना था जिसमें यूएस का डोमिनेंस था, तो जापान को यूएस से नज़दीकी जो है रिलेशन में रखने का उसका फायदा मिला उसको। ये हम लोग और आगे डिटेल में देखेंगे। तो यूएस से रिलेशन अच्छा रखना, ये भी उसकी जो है एक एम है जापान का। और तीसरा चीज़ है, जो चाइना जो है उसका नेबरिंग कंट्री है, तो उसके साथ कई तरह की राइवलरी है, कई तरह की जो है कंपटीशन उसके साथ चल रहे हैं।
तो हम वो आगे डिटेल में देखेंगे जब चाइना और जापान का कवर करेंगे कि क्या क्या है। तो ये 3 मेन फोकस हैं उसके फॉरेन पॉलिसी का, इस पे वो टिका हुआ है उसका फॉरेन पॉलिसी जापान का। अब हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स टू परस्यू इट्स फॉरेन पॉलिसी, कि वो कौन कौन से माध्यम हैं, वो कौन कौन से टूल्स हैं जिसके माध्यम से जो है वो फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को अपना जो है वो कर रहा है, फॉलो उसके थ्रू परस्यू कर रहा है जापान। तो जो ऊपर में मैंने 3 पिलर्स बताए, जो 3 मेन उसके जो लक्ष्य बताए, उसी के डायरेक्शन में क्या क्या कर रहा है जापान। तो जो जापान का इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब दूसरे कंट्रीज़ को जो हेल्प करना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा है, और उसके पीछे भी राजनीति है और अपना फ़ायदा है। जो इंटरनेशनल रिलेशंस में परोपकार के लिए कोई चीज़ नहीं होता, ठीक है, उसके अपने लाभ की भी जो है, अपने नेशनल इंटरेस्ट की भी बात होती है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। तो अब देखेंगे कि इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, क्या बात है। तो जापान का इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक तो इकोनॉमिक एड जो है उसके रूप में है ओडीए, जिसको बोलते हैं ऑफिशियल डेवलपमेंट, यहाँ पे ओडीए ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ठीक है। तो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है ये। तो जापान ओडीए वाज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स टॉप ओडीए प्रोवाइडर फ्रॉम 1991 टू 2000, 1/5 ऑफ वर्ल्ड्स टोटल ओडीए। जितना वर्ल्ड ने टोटल ओडीए दिया उसका 1/5 इकलौता जो है वो जापान से था। और क्या क्या आता है इसके अंदर, ये ग्रांट एड के रूप में हो सकता है कि हम आपको ग्रांट के रूप में दे रहे हैं, लोन के रूप में दे रहे हैं। ग्रांट में जो है जो देते हैं तो कई बार उसका लोन से ऐसे डिफरेंट है कि लोन इंटरेस्ट पे देते हैं हम लोग, और ग्रांट एड में वो बहुत कम हो सकता है, वो इंटरेस्ट या फिर हेल्प करने के लिए दे रहे हैं। तो ये है। और दूसरे देश जो है इसको चेकबुक डिप्लोमेसी के रूप में देखते हैं, जो चेकबुक हम लोग लिखते हैं पैसे भर के, तो वही है कि चेकबुक डिप्लोमेसी जो हेल्प कर रहा है दूसरों को। तो उसके पीछे जो है जो गेन पाने की इच्छा है, तो जो दूसरे कंट्रीज उसको हाईलाइट करते हैं कि जो है ये ऐसा नहीं है कि इसके पीछे जो इसकी जापान की मंशा है एकदम बिल्कुल नेक नहीं है, उसके अपने गेन्स हैं और ये इस तरह की बातें हैं। तो चेकबुक डिप्लोमेसी दूसरे कंट्रीज इसको नाम देते हैं। और दूसरा जो यूनाइटेड नेशंस का जो है वो विश्वास जीतने के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल में अपना जगह बनाने के लिए एक और चीज़ करता है यूएन के साथ, जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं, पीकेओ। पीस कीपिंग ऑपरेशंस, मान लीजिए कि सोमालिया वगैरह में चाहे कहीं कहीं जो है युद्ध छिड़ा होता है और यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स उसमें रेजुलेशन लेते हैं कि हम वहाँ हेल्प करेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस की अपनी कोई सेना नहीं होती, यूनाइटेड नेशंस कोई कंट्री तो है नहीं, उसकी अपनी सेना हो, तो जो उसके मेंबर कंट्रीज ही उसको पैसा और सैनिक ये प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें भी जापान काफ़ी आगे है। और तीसरे किस रूप में वो इंटरनेशनल हेल्प करता है, कंट्रीब्यूशन है, तो वो ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में है। एसडीएफ, जैसे एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, एसडीएफ डिस्पैच टू इराक, यानी कि एसडीएफ मतलब सेल्फ डिफेंस फोर्सेस। तो अगर कोई कंट्री उससे हेल्प मांग रहा है यूएन के अंदर में या उसके अलावा भी, तो मेनली वो यूएन के अंदर में ही होता है। तो जो है इराक में जो है एसडीएफ भेजा था जापान ने, और इराक में आप लोग जानते हैं कि यूएस के साथ ये किया था उसने। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो है यूएनएससी में मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए ये सब चीज़ें जापान की इच्छा है, रिक्वेस्ट है, उसके लिए कर रहा है।
और तीसरा चीज वो करता है फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो दूसरे कंट्रीज के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है कि उसको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं। तो ये मेजर जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं जापान के फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ कुछ हो सकते हैं, ये ब्रॉड मैंने ये इसको लिया है। बाकी आप नोट्स पढ़ेंगे तो जो माइन्यूट डिटेल्स है उसमें ये कवर होंगे। ये मैं ब्रॉड चीजें जो बता रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कुछ पूछना है या क्लियर है बताइए। समझ में आ रहा है? यस मैम PKO एक्टिविटी जो बताई है फिर से एक बार बता दीजिए ना। हाँ, पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ठीक है, मैं 1 मिनट में बता। पीस कीपिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं? इंडिया भी इसमें जो है इसमें काफी बढ़ चढ़ के लेता है। इंडिया के केस में अगर बताऊं मैं तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगी। श्रीलंका में जो है सिविल वार छिड़ा हुआ था और वहाँ पे जो है यूनाइटेड नेशंस भी उसके छतरी के अंतर्गत हुआ, तो इंडिया ने उसको हेल्प की थी, हेल्प की थी। वहाँ श्रीलंका में इंडिया के सैनिक गए थे हेल्प करने के लिए श्रीलंका के डिमांड पे। तो वहाँ जो सामने वाला जो लीडर था उसका नाम मैं भूल रही हूँ, क्या नाम था, जिसने बाद में हत्या भी करा दी राजीव गांधी की, तो LTT, ठीक है। तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो है, तो वहाँ की जो सरकार ने, श्रीलंका की सरकार ने हेल्प मांगा और इंडिया ने हेल्प किया, तो इसको पीस कीपिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। जो यूएन के छतरी के नीचे होता है, जहाँ पे जो यूएन के मेंबर्स हैं उसमें अगर किसी कंट्री को कोई सुरक्षा का खतरा है या फिर वो खुद से नहीं लड़ पा रहा है तो वो दूसरे कंट्री से हेल्प मांगता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस हेल्प करता है, तो यूनाइटेड नेशन कैसे हेल्प करेगा? जो दूसरे उसके मेंबर कंट्रीज हैं वो अपना सेना और पैसा देते हैं, तो उसी को पीस कीपिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। तो उसी तरीके से जापान ने भी जो है बहुत सारे पीस कीपिंग ऑपरेशंस में यूएन को उसके छतरी के नीचे हेल्प किया है कंट्रीज को। मिडिल ईस्ट में हो गया, अफ्रीका वगैरह में भी हो गया, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो लास्ट में मैं एक और मौका दूंगी पूछने के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा माइक्रो डिटेल्स में चलते हैं। तो JFP मैंने शॉर्टकट में खुद से ही लिखा है, जापान फॉरेन पॉलिसी। तो 1950 और 60 जो है के दौरान जो है कैसा था जापान फॉरेन पॉलिसी? रिशु क्या प्रॉब्लम है? रिशु ने हाथ उठाया है। क्योंकि आवाज आज नहीं आ रही है। चैट में प्रॉब्लम लिख के बोलिए, हो सकता है कि मैं फिर उसको देख के और करूँ। आवाज नहीं आ रही है रिशु। मैं फिर से म्यूट कर रही हूँ सबको। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जापान फॉरेन पॉलिसी जो है वो हम लोग देखते हैं कि 1950 और 60 के दशक में कैसा था। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि 1945 में उसके ऊपर बॉम्ब गिराया गया और सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ। तो ये यहाँ तक हुआ। उसके बाद हम लोग 1950 से जो है रिकंस्ट्रक्शन जापान कैसे करता है और फॉरेन पॉलिसी कैसे परस्यू करता है, 1950 के आगे वो ध्यान देने वाली बात है। तो 1950 के दशक में और 60 के दशक में कैसा चलता है, तो ये लगभग 20 साल का हम लोग इसमें कवर करेंगे कि उसके दौरान कैसा था फॉरेन पॉलिसी। तो इस दौरान जो है यूएस के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था। मैंने बताया था कि सिक्योरिटी और इकोनॉमिक दोनों रीजन से जो है यूएस जो है उसके साथ एग्रीमेंट था जापान का। तो इकोनॉमिकल भी हेल्प कर रहा था क्योंकि न्यूक्लियर बम गिराया था यूएस ने, तो जाहिर सी बात है जान माल दोनों की नुकसान होती है। उसके जो रिसोर्सेज भी जो है वो भी उस पर भी असर पड़ता है और
जो है कंट्री एक विध्वंस देखता है तो इकोनॉमिकल लॉस भी होता है, तो उसके लिए भी यूएस जो है हेल्प करने के लिए बनता है ये एग्रीमेंट जापान और यूएस के बीच में। तो इस दोनों मामले में यूएस उसका हेल्प करता है, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रीजन से दोनों के बीच में कॉपरेशन चलता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है कंट्रीज के साथ वो स्टार्ट करता है जापान, ताकि इकोनॉमिकल जो है वो मजबूती आ सके, व्यापार होगा तभी पैसे आएंगे, तो ये चीज़ शुरू करता है जापान। और 1956 में वर्ल्ड वार के बाद 1956 में जापान शामिल होता है यूनाइटेड नेशंस में। 1945 में बना ही था यूनाइटेड नेशंस और उसके बाद 1956 में शामिल किया जाता है जापान को। और इस तरह से जापान जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन शुरू करता है यूएन के साथ में, उसकी एक्टिविटीज़ में भाग लेना शुरू करता है। और दूसरे भी जो मल्टीलैटरल बॉडीज़ हैं जैसे कि नाटो वगैरह है, चाहे और भी उस तरह के जो मल्टीलैटरल इनको बॉडीज़ बोलते हैं, तो वर्ल्ड बैंक है और ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें भी जो है जापान की भूमिका शुरू हो जाती है, वो उसमें जो है शामिल होना शुरू होता है। इन सब का टोटल का परिणाम क्या होता है कि उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जापान का वो तेजी से होता है, वो अपने पैरों पे तेजी से, बहुत तेजी से खड़ा होना जो है उसके शुरू होने, उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर अब हम लोग, उसके पहले हमने देखा 1950 से 60 के दशक में, अब 60 के दशक के बाद 70 और 80 के दशक में कैसा था। तो जापान emerging as world economic power generated a sense of pride and self esteem। इसके पहले जस्ट मैंने बताया 60 और 50 और 60 के डिकेड में जो है वो 60 के आते आते 69 70 तक आते आते उसका क्या होता है कि जो जितने भी उसने जो है चीज़ें की हैं, एफर्ट्स किए हैं, तो वो इकोनॉमिक एक पावर बन के उभरता हुआ नजर आता है। तो जब आप इकोनॉमिकली ऐसे भी देखें कि कोई इंसान इकोनॉमिकली भी उसके पास पैसे आना शुरू होता है, तो एक सेंस ऑफ प्राइड और सेल्फ स्टीम जो है, आत्मगौरव का भाव आता है। क्योंकि बॉम्ब गिरा था उसके बाद से वो जो है उसका सेल्फ स्टीम बहुत कम हो गया था, कि ऐसा लगा कि वो बर्बाद हो गया और उसका मनोबल पूरा गिर गया उस तरह से करके। लेकिन उसके बाद से 69-70 तक आते आते जो उसने मेहनत किया था अपने आप को खड़ा करने को लेके जापान ने, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वो इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरने लगता है वर्ल्ड सिनेरियो पे, और खासकर एशिया के मैप पे तो जरूर उभर के आता है। और उसके वो जनरेट करता है एक आत्मगौरव का भाव जनरेट करता है, ये नहीं कि मैं अमेरिका का पिछलग्गू हूँ और इस तरह से करके, तो थोड़ा सा जो है एक आत्मगौरव का भाव आता है कि मैं अमेरिका के परछाई से थोड़ा सा बाहर निकलूँ। फिर उसके बाद से दूसरा पॉइंट है कि क्या हो रहा था उस समय 70 और 80 के दशक में। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिनेरियो कंपेयर जापान फॉर रिप्रेजल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस रिप्रोचमेंट विद चाइना, also US defeat in Vietnam, that is to pursue practical politics independent of US, keeping post-war principles unchanged। तो इस तरीके से जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो देश में पॉलिटिक्स भी हो रहा था, जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स होता है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो उस तरह से वहाँ पे भी ये सब चीज़ें जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हो रहा है, तो वो आत्मगौरव का भाव तो उनका था कि जो है अब हमें फॉरेन पॉलिसी एकदम यूएस जो कहे सिर्फ हमें वही करना है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हमें उसकी परछाई से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा हाथ पैर मारना जापान शुरू करता है। तो इंटरनल पॉलिटिक्स में ये होता है, और एक्सटर्नल सिनेरियो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वियतनाम जो कि एशिया में आता है, वहाँ पे यूएस हार जाता है पहली बार, इतने टाइम में यूएस के साथ पहली हार थी। तो जो एशिया में जो है उसका जो डोमिनेंस है, यूएस का डोमिनेंस थोड़ा सा इकोनॉमिकल और मिलिट्री डोमिनेंस थोड़ा सा कम होता हुआ दिखता है। और क्या कहते हैं कि, और इस समय आपको ध्यान होगा कि कोल्ड वार तो चल ही रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद से जो है कोल्ड वार शुरू हुआ था, तो वो भी भूमिका आप याद रखिएगा कि बैकग्राउंड में वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं।
और इस बीच अमेरिका जो है चाइना के साथ भी जो है इंगेज होना शुरू करता है। मतलब कि अभी तक जो है चूंकि यूएस कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था और चाइना जो है कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को उस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करता था, तो दोनों में दूरी थी। लेकिन अमेरिका जो है वो ये समझदारी से काम लेता है और सोचता है कि चाइना से जो है नज़दीकी बढ़ाना शुरू करता है ताकि वो सोवियत यूनियन को कमज़ोर कर सके। तो अब चाइना जो है, और चाइना और जापान तो एक तरीके से दुश्मन है एक दूसरे के। तो जापान सोचता है कि चाइना के साथ जब यूएस अमेरिका नज़दीकी बढ़ा रहा है तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है और हम भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट तरीके से चलें। ये नहीं कि जो यूएस सिर्फ कहेगा हम वही करेंगे। तो ये सारे बहुत सारे वर्ल्ड में घटनाएं हो रही थी। तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिनेरियो बहुत सारे हैं वो जापान को फिर से अपने फॉरेन पॉलिसी पे विचार करने के लिए मजबूर करते हैं और यूएस से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होके अपना जो है फॉरेन पॉलिसी परस्यू करने के लिए एक अंदर से उसके मन में आता है जापान के कि हम लोग ऐसा करना चाहिए। और लेकिन यूएस के साथ रिश्ता खराब ना हो, ठीक है। इस बात का जापान जो है वो ध्यान रखता है कि हमें फ़ायदा है यूएस के साथ जुड़े रहने में, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं उसके साथ अलायंस। फिर इसी दौर में जो है 70 और 80 के दशक में जो है चाइना के साथ जो है जापान शुरू करता है इंगेजमेंट। अभी तक जो कट था, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अब जो है ट्रेड का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा था। अगर किसी कंट्री जो है कोई अपने आप को काट के नहीं रख सकता था, कट के नहीं रख सकता था। अगर उसको प्रोस्पर करना है, उसको इकोनॉमिकली मजबूत होना है, तो अब दूसरे के साथ आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा। तो ये सब एनवायरनमेंट में वो जो जापान है चाइना के साथ उनकी भी बातचीत इस मामले में शुरू हो जाती है। इसके बाद इस दौरान और क्या होता है, जापानीज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंपोर्ट्स। अभी तक क्या था कि मैंने बताया कि जापान में जो है ऐसा नहीं है कि तेल वेल पाया जाता है और इस तरह से करके, लेकिन ट्रेड के लिए और कंपनी चलाने के लिए, मशीन चलाने के लिए तो तेल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, गाड़ियाँ चलाने के लिए भी ये सब चीज़ें चाहिए। और चूंकि जापान में तो ये होता नहीं है नेचुरली कि ऑयल मिल रहा है और इस तरह से जैसे मिडिल ईस्ट में है। तो ये जो पश्चिमी जो कंपनीज थी, एमएनसीज थी, उस पर डिपेंडेंट था ये उसके सप्लाई के लिए। लेकिन चूंकि अब उसकी परछाई से वो थोड़ा बाहर आना चाह रहा है, यूएस और जो वेस्ट यूरोप है उसकी परछाई से बाहर आना चाह रहा है, तो वो जो अपने ऑप्शंस है वो खोलना शुरू करता है कि मैं कहीं और से भी लूँ, सिर्फ मैं एक पे ही डिपेंडेंट क्यों रहूँ, ठीक है। तो फिर मिडिल ईस्ट में आप जानते हैं कि बहुत तेल मिलता है। मिडिल ईस्ट का जो एरिया है, सीरिया और ईरान, इराक, जो है अफ्रीका, जो है नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट वगैरह, इधर भी तेल मिलता है। तो ये मिडिल ईस्ट से शुरू करता है। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंपोर्ट शुरू करता है ऑयल का स्पेशली। और आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका वगैरह में जो है उस समय सिविल वार और ये सब भी चीज़ें चल रही होती हैं। तो कंट्रीज उन लोगों को जो है हेल्प भी चाहिए होता है, कि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी चाहिए दूसरे रूप में कहीं ना कहीं, ताकि वो मजबूती से लड़ सके, मुकाबला कर सके। तो अफ्रीका वगैरह में जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का ये इस दौरान शुरू होता है। अफ्रीका में फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का और भी दूसरे रीजन हैं जो चल के हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। चाइना के केस में जब पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस शुरू होता है वो धीरे धीरे फिर बढ़ता जाता है 90 के दशक में और इस तरह से आगे भी करके स्टार्टेड एंड केप्ट राइजिंग। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1979 का 1979 का ईयर एक ऐसा था कि बहुत ही जो है एशिया में जो है इस्लामिक अपराइजिंग हो रहे थे। एशिया में जो है इस्लामिक रेडिकल फोर्सेस जो है वो राइज करना शुरू हो रहे थे
उधर इराक वगैरह उस सीरिया और उस तरह उस समय देखे तो जापान जो है वो यूएस का, वो जापान सिर्फ अकेले वहाँ पे कुछ कर नहीं सकता था, तो यूएस का इंटरवेन करना ही था। और यूएस, आपको ध्यान होगा उस समय तेल वेल के लिए, ये सब के लिए वो मिडिल ईस्ट से, तो वो बहाना करके भी अटैक करता है कि वहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिला। जैसे आपको याद होगा कि सद्दाम हुसैन के केस में भी जो है उसने यही कहा था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहाँ पे है और इसलिए हम लोग अटैक कर रहे हैं, लेकिन मेन खेल जो है वो तेल का ही था। तो जो है यूएस वहाँ पे करता है, मिलिट्री जो है इंटरवेन करता है और जापान भी उसका साथ देता है। और इसके पीछे एक और भावना थी कि चूंकि कोल्ड वार बैकग्राउंड में चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं कोल्ड वार में, तो चाइना जो है उसका जो नेबरिंग कंट्री, और जो रसिया भी उसका नेबरिंग कंट्री है जापान का, और जापान इतना छोटा सा कंट्री है जो ज्योग्राफिकली, तो वो अकेले उनसे नहीं कर सकता है, तो यूएस का साथ तो चाहिए, तो उसकी मजबूरी भी है एक तरीके से यूएस के साथ बने रहने की। तो जापान स्वागत करता है यूएस का मिलिट्री इंटरवेंशन, एशिया में हो चाहे कहीं वर्ल्ड अफेयर्स में, जहाँ भी कोल्ड वार ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जापान जो है बिल्कुल यूएस के साथ है और वो चाहता है कि सोवियत यूनियन का ज़्यादा प्रचार प्रसार ना हो, फैले नहीं। तो फिर उसके ऊपर नेबरिंग कंट्री है, तो वो फिर बढ़ते बढ़ते जापान पे भी खतरा आ सकता है, तो वो चाहता है कि सोवियत यूनियन का जो है पावर उतना ना फैले, तो वो यूएस के साथ ही रहता है और जहाँ जहाँ मिलिट्री इंटरवेंशन करता है या फिर असर्ट करता है अपने आप को यूएस, तो उसके साथ ही रहता है। और फिर ये लास्ट पॉइंट लिखा है मैंने, रीअलाइनमेंट ऑफ यूएस एंड जापानीज करेंसी इन मिड 1980s बेनिफिटेड जापान फाइनेंशियली। उस समय एक और घटना होती है कि मैंने बताया होगा कि ये जो है यूएस डिफीट इन वियतनाम, इस समय मैंने बताया था कि इसका परिणाम ये भी होता है कि यूएस को माना जाता है कि थोड़ा सा इकोनॉमिकल डोमिनेंस जो है कहीं ना कहीं थोड़ा वीक होता है, तो यूएस को थोड़ी रिफॉर्म करना पड़ता है, फाइनेंशियल रिफॉर्म करना पड़ता है, तो वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएशन करना पड़ता है, मतलब जैसे इंडिया ने किया था। तो जापानीज करेंसी जो है येन है, तो उसके कंपैरिजन में, उसके रेस्पेक्ट में वो डिवैल्यूएट करता है और इसका फायदा अनएक्सपेक्टेडली जो है जापानीज करेंसी और जापान को मिलता है, और ये उसके इकोनॉमिकल पोजीशन को इकोनॉमिकली और उसको फायदा बेनिफिट उसको मिलता है जापान को। तो एक और ये चीज़ होती है, जापान को प्लस पॉइंट यहाँ पे मिलता है। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, समझ में आया? अरे जो ना रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट नहीं है, क्लियर है? जाना डर ना लगता है। अजीत पांडे, हाँ मैम सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है? बोलिए अजीत पांडे। हाँ मैम सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है, तो आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़िए मैम। फिर आज के लिए रहने दे। क्या टाइम हो रहा है? टाइम 3:26 हो रहा है। 3:26। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, सभी कोई अपना कैमरा और माइक ऑन करें। कैमरा और माइक ऑन करें। सभी अपना कैमरा और माइक ऑन करें। मनोज कुमार अपना माइक ऑन करें। अंकिता त्रिवेदी अपना माइक ऑन